हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 6 फरवरी 2023 और 6 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 6 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए एक शून्य सहनशीलता का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी रूप से मनाया जाता है। और ये दिन है वो पहली बार 2003 में मनाया गया था। और इसका आयोजन है वो महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने और किसी भी प्रकार के नुकसान या बीमारी की संभावना को कम करने के लिए मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एआई प्रौद्योगिकी की शक्ति के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु पर नए निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आईबीएम है इन्होंने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक साझेदारी वो की है? तो आंसर दोस्तों नासा के साथ साझेदारी की है। जो एआई प्रौद्योगिकी की जो शक्ति के माध्यम से पृथ्वी की जलवायु पर नए निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए जो आईबीएम है इन्होंने नासा के साथ साझेदारी की। और दोनों संगठन ने मिलकर जो आईबीएम के द्वारा विकसित एआई तकनीक का उपयोग है वो बड़ी मात्रा में पृथ्वी अवलोकन और भूस्थानिक डेटा के साथ जो साझा वो करेंगे। और पृथ्वी अवलोकन आमतौर पर उपग्रह जो इमेजिंग के उपयोग के माध्यम से पृथ्वी की जो भौतिक, रासायनिक और जैव प्रणालियों के बारे में जानकारी है वो इकट्ठी करना है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं वो देख लेते हैं कि कंपनी इस डेटा के विश्लेषण को गति देने के लिए अपने आधार एआई मॉडल जो डेटा के व्यापक सेट पर प्रशिक्षित है को लागू करने की योजनाओं बना रही है। और कंपनी ने कहा कि हाल के जो वर्षों में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है एनएलपी में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की जो एआई सिस्टम का उपयोग है वो किया गया है। और एनएलपी का उपयोग करने वाले जो एआई मॉडल का उदाहरण है चैट जीपीटी। और नासा के वरिष्ठ शोधकर्ता है जिसमें राहुल जो रामचंद्र है इन्होंने बताया कि इन फाउंडेशन मॉडल का संभावित रूप से कई डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है। और पृथ्वी अवलोकन डेटा से नई अंतर्दृष्टि निकालने के लिए दोनों संगठन कई परियोजनाओं का एक साथ काम करने की योजना है वो भी बना रहे हैं। और उपग्रह डेटा का विश्लेषण करके यह आशा की जाती है कि ये मूलभूत मॉडल प्राकृतिक आपदा, फसल की पैदावार और वन्यजीव आवासों में परिवर्तन की पहचान करेगा, ताकि शोधकर्ताओं को पृथ्वी की पर्यावरण प्रणालियों का एक विश्लेषण करने में मदद वो मिल सके। अब नासा है तो नासा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो देख लेते हैं। नासा की स्थापना है ये जुलाई 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में प्रबंधक है चार्ल्स गोल्डेन। और जो डेप्टी प्रबंधक है वह है लोरी गोरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विजिट इंडिया ईयर 2023 की पहल की शुरुआत वो किस मंत्री के द्वारा की गई है? तो आंसर दोस्तों जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी पहल की शुरुआत की गई है। जो प्रेजेंट टाइम में पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है। और ये शुरुआत है दिल्ली में लोगों दिल्ली में की गई लोगों के अनावरण के साथ में। और पर्यटन जो मंत्री हैं इन्होंने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजना और गतिविधियों के वर्ष की शुरुआत भी इसके तहत की है। अब विजिट इंडिया ईयर 2023 ये है क्या? तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं इन पर नजर डाल लेते हैं कि विजिट इंडिया ईयर 2023 लोगों की जो लॉन्चिंग इस महत्वपूर्ण वर्ष में हो रही है जब भारत G20 का नेतृत्व वो कर रहा है। और इस वर्ष 1 लाख से अधिक जो विदेशी प्रतिनिधि भारत आएंगे और उन्हें स्मारक और त्योहारों सहित भारतीय जो संस्कृति के सभी पहलुओं का प्रदर्शन है वो किया जाएगा। और G20 का प्रत्येक विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का जो ब्रांड एम्बेसडर होगा। और इस वर्ष विदेशी आगंतुकों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भारतीय जो मिशन और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय वो कर रहा है। और भारत को 365 दिनों का जो गंतव्य बनाने के लिए वैश्विक उद्योग की बहाली, भारत भ्रमण के लिए वैश्विक यात्रियों की तरजीही भावना और पिछले कुछ वर्षों में भारत में बढ़ते पर्यटन को सफलता के आधार पर बनाएगी गति का उपयोग करते हुए पर्यटन मंत्रालय ने भारत में जो पर्यटन की अप्रयुक्त क्षमता है उसको अनलॉक करने के मिशन पर भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित जो आर्थिक विकास दर है ये कितनी है? तो आंसर दोस्तों 6.5% है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इनके द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, इस स्टेटमेंट के अनुसार जो 2023-24 है कि भारतीय इकोनॉमी है उसमें 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है और विकास की सीमा वो 6% से लेकर 6.8% के बीच में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि जो भारत के 2025 है 2025-26 के बीच में ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। तो IMF है, इन्होंने जो अपनी 20वीं आर्थिक आउटलेट अपडेट जो जारी किया है जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को घटाकर सॉरी पूर्वानुमान को अब 6.8% रहने पर बनाए रखा है IMF के द्वारा। अब इससे संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण या अनुमानित जो आर्थिक विकास दर है इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि 2023-24 के दौरान जो भारत की GDP विकास दर है ये 6 से लेकर 6.8% रहेगी। तो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम है उन पर निर्भर है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि GDP जो विकास दर है वो वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% करेगी और अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। तो पिछले वित्त वर्ष में विकास दर वो 8.7% रही थी। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तो क्षेत्र के लिए ऋण में तेजी से वृद्धि की गई है जो जनवरी नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% हो रही है। और केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय है तो वित्त वर्ष 2023 के 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा और ये वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का एक प्रमुख कारण रहा है। और जो RBI का अनुमान है और इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर है वो 6.8% रहेगी। तो इसकी लक्ष्य सीमा से भी अधिक है। अब RBI है तो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास और RBI की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 और RBI के जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत वो की है? तो आंसर दोस्तों अमेरिका के द्वारा की गई है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल इन्होंने अमेरिकी समकक्ष जेक जो सुल्विन है इनके साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है की शुरुआत की। और जो मई 2022 है इस मई 2022 में मई जो 2022 था इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जो भारतीय प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इन्होंने व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थानों के बीच में अपनी एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी जो साझेदारी है और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए जो ICET है की भी घोषणा वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार वो ग्रहण किया है? तो आंसर दोस्तों एयर मार्शल AP सिंह के द्वारा किया गया है। एयर मार्शल AP सिंह है इन्होंने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार है वो ग्रहण किया वाइस चीफ के रूप में। और एयर मार्शल को सन 1984 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था और उनके पास 5000 घंटे से भी अधिक उड़ान का अनुभव है। और अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वो मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे और परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मंडल के भी प्राप्त करता है AP सिंह जी। और हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उनके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला DGCA बनाने की सिफारिश की गई है। और RBI ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह की नियुक्ति की। और मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नामित किया है। सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के CEO बनाए गए हैं। और प्यूमा इंडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है। और IIM अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया है। विक्रम देवदत्त वो DGCA के अगले महानिदेशक होंगे। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में CEO पद पर भास्कर बाबू की फिर से नियुक्ति की गई है।
लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ वो नियुक्त किया गया है। और सुरेंद्र चावला वो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त वो हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसने बैंकों और एनबीएफसी है उसके लिए एसेट रिपोजिशन और मॉड्यूल है ये लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों मोबीक्विल के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो मुंबई में बैंक और एनबीएफसी के लिए उद्योग में पहली बार कर्ज वसूली के विशेषज्ञ मोबीक्विल है, इन्होंने अपने तो एम्स कलेक्ट रिपोजिशन मॉड्यूल है इसको जारी करने की घोषणा इनके द्वारा की गई और अपने ऋण संग्रह और वसूली उत्पाद के एक घटक के रूप में अभूतपूर्व एसेट जो वापस प्राप्त करने का एक साधन है वो माना जा रहा है, जो किसी भी परिसंपत्ति को वापस ग्रहण करने में शामिल सभी जटिल घटनाएं या चरण है उनको चिन्हित वो करता है। अब इससे संबंधित इसको लॉन्च किया गया, इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु बनते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि रिपोजिशन मॉड्यूल पूरी प्रक्रिया में किसी भी रिक्त स्थान को कवर करेगा और भरेगा, जिसमें रेपो किट की पहचान, आवंटन, डिजिटलीकरण और स्वचालन, साक्ष्य यार्ड सबमिशन साक्ष्य के साथ यार्ड पावती, नीलामी और रिलीज प्रक्रिया वो इसमें शामिल है। और इसके अतिरिक्त यह ऋणदाताओं को सशक्त और गतिशील नियामक अनुपालन आवश्यकताओं और इन सिस्टम ट्रैकिंग का पालन करने में सहायता वो करेगा। और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जो वर्तमान में कागज आधारित रिपोजिशन है इसकी प्रक्रियाओं को एम कलेक्ट रिकवरी सूट के हिस्से के रूप में डिजिटल और एकीकृत वो किया जाएगा, जो वास्तविक समय दर्शिता और प्रक्रिया अनुपालन है वो प्रदान करेगा। और ये अत्यंत अत्यधिक जो समयाजुक लेकिन उपयोगकर्ता के अनुकूल उत्पाद का मुख्य उद्देश्य है वो संभावित दर्दनाक और एनकाउंटर को व्यवस्थित पता लगाने योग्य अनुकंपा उपचारों में बदलना है। और इस प्लेटफॉर्म में उपयोग जो धोखाधड़ी से निपटने के साथ एम कलेक्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी संग्रह और प्राप्ति को संभालने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या वो कितनी है? तो आंसर दोस्तों 34 संख्या है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, इनके नेतृत्व में जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय कोलेजियम है इन्होंने सरकार को 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश वो की है। और सुप्रीम कोर्ट में अब 7 खाली पद हैं, 7। और जबकि इसकी स्वीकृति न्यायिक वो कितनी है शक्ति? तो इसकी स्वीकृति शक्ति है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्ट तो अपोर्ट सॉरी अपोर्टमेंट सुपर साइट है इसको लॉन्च की है? तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली के द्वारा की गया है। तो दिल्ली के प्रेजेंट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट जो सुपर साइट है इसको लॉन्च किया। और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टीईआरआई है का एक संयुक्त उद्यम है। और सुपर साइट हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगी और साथ ही अगले दिनों के लिए भी पूर्वानुमान वो प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि के विश्वनाथ का निधन हो गया है और वे किस सेक्टर से संबंधित थे? तो आंसर दोस्तों फिल्म उद्योग से संबंधित थे। तो तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक है के विश्वनाथ, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और के विश्वनाथ ने मद्रास में वाउ हिनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में भी अपना करियर का शुरुआत वो किया था। और विश्वनाथ ने अपने जो डायरेक्शन की शुरुआत है वो सन 1965 में फिल्म आत्म में गौरवम में उनसे की थी। और के विश्वनाथ को वर्ष 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित तो किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और वर्ष 2017 में इनको वर्ष 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित है, उनको के विश्वनाथ को किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों मेनुएला रोका बोटे को नियुक्त किया गया है। जो मध्य अफ्रीकी देश है इक्वेटोरियल गिनी, इसकी पहली महिला पीएम के रूप में मेनुएला रोका बोटी है, इनको नियुक्त किया गया। जो वर्ष 1979 से देश पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोडोर है, उन्होंने इनकी घोषणा वो की है। और इन्होंने फ्रांसिस को पास कर ओबामा आसू का स्थान लिया है। और इससे पहले ये 2020 में शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित जो आर्थिक विकास दर वो कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक वो जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एमएन सहरावत ने कांस्य पदक वो अपने नाम किया है। जो भारतीय रेसलर है एमएन सहरावत, इन्होंने पुरुषों के जो जागरेब ओपन चैंपियनशिप है इसमें पुरुषों के जो 57 किलो वर्ग में कांस्य पदक वो अपने नाम किया है। और इनकी उम्र है वो एमन सहरावत की 17 साल की है। और इन्होंने अमेरिका के जो रिचर्स हैं इनको 10-4 से हराया है। और फाइनल में जापान की जो यूतो है इनको 2-0 से हराकर अपना एक कांस्य पदक वो अपने नाम की है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।